शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे श्वसन क्रियाधार क्या होता है, श्वसनीय क्रियाधार किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार, और श्वसन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, ऑक्सी श्वसन में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कल जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैं क्या बोला था, ध्यान से समझना कि मान लो कोई पेड़ पौधा है या कोई मनुष्य है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों का किसका जरूरत होता है, एनर्जी का। दोनों को किसका जरूरत होता है, एनर्जी का। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा, जो हम लोग ध्यान से समझना, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा, तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ध्यान से समझना ना, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, भोज्य पदार्थों का। किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, भोज्य पदार्थ का। क्लियर है कि नहीं। अब भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में बात किए थे। तो जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, ध्यान समझना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है ना, अमीनो एसिड है, जिसको हम अमीनो एसिड से ही क्या बनता है, आपका प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हो सकता है आपका, ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड हो गया। क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। इन सब का यदि हम लोग क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, तो फॉर्मेशन होता है किसका, एटीपी का। किसका, एटीपी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और ये जो एटीपी है, इसी से हमको क्या मिलता है, एनर्जी। क्या मिलता है, एनर्जी। असल में क्या होता है, एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जब बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जो रहता है, ध्यान समझना, न्यूक्लियोटाइड जो रहता है डीएनए जो रहता है ना, किससे बना रहता है, बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड रहता है एडेनिन, ध्यान देना ना, न्यूक्लियोटाइड बना रहता है किससे, न्यूक्लियोसाइड से। और न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ रहता है, एक तो रहता है आपका नाइट्रोजन बेसिस, दूसरा शुगर, और तीसरा रहता है फास्फेट। 3 चीज़ रहता है मेनली। कितना चीज़, 3 चीज़। आप ध्यान समझना, जो न्यूक्लियोसाइड रहता है जब वो फास्फेट के साथ जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड जब किसके साथ जुड़ता है, फास्फेट के साथ, ठीक है ना, तब जाकर के वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और न्यूक्लियोटाइड में एनर्जी संचित रहता है। जैसे एडेनिन डाइफॉस्फेट है, एडेनिन का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट ऐसा, एडेनिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, वैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, वैसे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ट्राइफॉस्फेट है मतलब एडिनोसिन है, उसके साथ देखो, यदि मोनोफॉस्फेट एक फास्फेट जुड़ा है, डाइफॉस्फेट होगा तो कितना फास्फेट जुड़ा होगा, 2, और ट्राइफॉस्फेट होगा तो कितना फास्फेट जुड़ा होगा, 3। कितना जुड़ा होगा, 3। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आएगा। अब मैं ट्राइफॉस्फेट बोल रहा हूँ, असल में इसमें एनर्जी क्या रहता है, स्टोर रहता है। जब ध्यान समझना, ये एक बॉन्ड टूटता है तो उससे हमको एनर्जी मिलता है, वैसे दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो भी एनर्जी मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब ये जो फास्फेट बंद रहता है उसमें ऊर्जा क्या रहता है, स्टोर रहता है, एनर्जी क्या रहता है, स्टोर रहता है। पहले तो इतना दिमाग में छापना। क्लियर है ना। और इसी का हम लोग उपयोग करते हैं अपने विभिन्न क्रियाओं के लिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। अच्छा, जिन जिन चीज़ों का ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिन जिन चीज़ों का ऑक्सीकरण हो सकता है, उन सभी पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनीय क्रियाधार। क्या बोलते हैं, श्वसनीय क्रियाधार। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कितना है, टोटल 4। कितना है, 4। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है तो ये तो तीसरा हो गया। चौथा है क्या आपका, ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है ना। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भैया कि सोना चांदी च्यवनप्राश खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, नहीं मिलता। ठीक है, वो मिनरल्स है। ठीक है, मिनरल से कभी भी एनर्जी मिलता है क्या, नहीं, वो कोफैक्टर या कोएंजाइम के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है ना, मतलब इनके कार्य क्षमता को बढ़ाने के में काम आते हैं। बाद में पढ़ेंगे कोफैक्टर क्या होता है, कोएंजाइम क्या होता है। मतलब ध्यान समझना, मिनरल्स हो गया आपका, विटामिन्स हो गया, जितना भी एंजाइम हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं क्या, नहीं। क्या इनसे एनर्जी मिलता है क्या, नहीं। H2O से क्या एनर्जी मिलेगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो याद रखना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट केवल और केवल कितने हैं, 4। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। श्वसनीय क्रियाधार किसे कहते हैं करके आगे तक लिख लोगे। ठीक है, जिन चीज़ों से श्वसन प्रक्रिया के दौरान या सेल्युलर रेस्पिरेशन से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, उसी बस को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनीय क्रियाधार या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर है कि नहीं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या आपको मिनरल से, विटामिन से, एंजाइम से, H2O से एनर्जी मिल सकता है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया।
अब आगे बढ़ जाए क्या। अब एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या पादप सांस लेते हैं, डू प्लांट ब्रीथ। क्लियर है कि नहीं, क्या पादप सांस लेते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य रहता है वो तो सांस लेता है, तो क्या वैसे ही पादप भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है नो, वो डायरेक्ट सांस नहीं लेते। ठीक है ना, वो डायरेक्ट सांस नहीं लेते। क्लियर है, वो डायरेक्ट सांस नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्या उनमें हमारे जैसा श्वसन अंग पाया जाता है क्या, नहीं। ठीक है, क्यों उनमें हमारे जैसा श्वसन अंग नहीं पाया जाता, तो फिर क्योंकि उनको एनर्जी का मनुष्य के मुकाबले या अन्य जंतुओं के मुकाबले ऊर्जा का बहुत कम जरूरत होता है। क्लियर है कि नहीं। सबसे पहला जरूरी चीज़ क्या याद रखना है कि ऊर्जा का रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता, एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होता है, कम होता है। इस कारण उनमें श्वसन अंग नहीं पाया जाता। दूसरा चीज़ याद रखना है, लीफ में क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। ठीक है ना, स्टेम में ठीक है ना डिफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफ्यूजन, विसरण हो सकता है। ठीक है, तो इससे इनको क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का पूर्ति हो जाता है, O2 का पूर्ति हो सकता है। तो इसके लिए क्या स्पेसिफिक कोई ऑर्गन बनाएगा क्या, नहीं। यदि अलग से ऑर्गन बनाएगा तो फिर उसका बहुत सारा जरूरत रहेगा। तो अपना एनर्जी को ध्यान से समझना। एक चीज़ सोचो तुम लोग कि एक आदमी, गरीब आदमी है, ठीक है, गर्मी का दिन है, ठीक है, गर्मी का दिन है, एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है। ठीक है, ऐसा सोचो एक दिन में दिहाड़ी मजदूरी करता है, 200 रुपया कमा रहा है, 3 दूनी 6 यानी 6000। एक महीना में कितना हज़ार कमा रहा है वो, 6000। अब गर्मी का दिन है, क्या वो इंसान सोचेगा कि अपने घर में एसी लगाओ, नहीं सोचेगा क्या, नहीं। सेम टू सेम ऐसा ही जीवों के लिए बारे में सोचो। जो छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उनको यदि ध्यान से समझना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ध्यान समझना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। क्यों, यदि वो वातावरण में जीवित रहना चाहेंगे तो जैसे कि ठंड का दिन आएगा तो उसको इतना एनर्जी प्रोड्यूस करना है कि अपने आप को क्या रखना है, जिंदा रखना है। तो क्या अपने बॉडी के अंदर वो ऐसा कोई क्रियाविधि डेवलपमेंट कर पाएगा क्या, नहीं। वो वहाँ से क्या कर लेगा, माइग्रेशन कर लेगा। क्या कर लेगा, माइग्रेशन। जैसे यहाँ गर्मी ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ के जो लोकल मजदूर रहते हैं, गर्मी ज़्यादा है तो दूसरे एरिया में चले जाएंगे काम करने के लिए। समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, जैसे मनुष्य है, मैमल्स है, मैमल्स के अंदर एक गुण आ गया होम्योस्टेटिस का, समिस्थापन का गुण आ गया। जैसे ठंड रहेगा तो बॉडी कप कपाएगा और हीट जनरेट कर लेगा। गर्मी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, पसीना निकलने लग जाएगा, तो हवा चलेगा तो बॉडी क्या हो जाएगा, ठंडा। तो मनुष्य जो है अपने बॉडी का टेम्परेचर बाहर में जो इन्वायरमेंट है उसके अनुरूप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है ना। हम लोग जो है ध्यान से समझना, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, ठीक है ना। इस समझ आ रहा है कि नहीं, वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले हैं, क्लियर ना। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल रहते हैं, शीत रुधिर वाले यानी जो बाहर के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते, छुप जाते हैं। जैसे सांप है, हर टाइम दिखता है क्या तुमको, नहीं। ठीक है, मेढक एनी टाइम दिखता है क्या तुमको, नहीं। शीत रुधिर वाले प्राणी हैं, क्लियर है। यानी बाहर के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते। समझ आ रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट दे दिए हम, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। हम लोग कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले हैं, क्लियर है ना। लेकिन जो बाहर के टेम्परेचर के अनुसार नहीं कर पाते ना, वो क्या होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं, क्लियर है। पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, क्लियर है, पोइकिलोथर्मस, शीत रुधिर युक्त प्राणी। ठीक, चलो तो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे कि जो पादप है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है। और एनिमल, ध्यान समझना, पादप से ज़्यादा समझ रहे हो ना, डेवलप्ड है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, मोनेरा से। मोनेरा से भी अच्छा कौन है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा से भी ज़्यादा बेस्ट इवोल्यूशन चला है कौन है, फंजाई। फंजाई से भी ज़्यादा बेस्ट कौन है, फिर प्लांट। और प्लांट से भी ज़्यादा हायर एनिमल में कौन है, ठीक है ना, एनिमल ही है, एनिमल किंगडम है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो डेवलपमेंट जब हुआ है तो इसी तरीके से तो हुआ होगा, तभी तो ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इनसे भी ज़्यादा मैच्योर ठीक इसमें है, आपका एनिमल में है, क्लियर है कि नहीं। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं हर एक चीज़ के ज़्यादा डेवलप किस में हुए हैं, आपके एनिमल्स में, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो समझ आया कि नहीं। तो पादप श्वास तो लेते हैं, ध्यान से समझना, श्वास तो लेते हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर श्वसन अंग पाया जाता है क्या, नहीं। वो क्या कर सकते हैं, स्टोमेटा से या स्टेम में डिफ्यूजन द्वारा O2 का क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही बड़े पेड़ पौधे जो रहते हैं उनका जो अंदर का भाग रहता है वो डेड होता है, क्लियर है ना। जब स्ट्रक्चर मैं तुम लोग को एनाटॉमी पढ़ाऊंगा ना,
एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी चैप्टर, तो उसमें बताऊंगा हार्टवुड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हार्टवुड, सैपवुड, ठीक है। तो उसमें तुम लोगों को पता चलेगा कि जो पेड़ है, इतना बड़ा मोटा पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बाहर से ही बस उसका जो क्या बोलना चाहिए संवहन तंत्र है ना, वो विकसित है, अंदर से तो वो कोई मतलब का ही नहीं है, डेड मटेरियल है। समझ आ रहा है? जैसे तुम लोग देखना, बढ़ई लोग रहते हैं, जब वो लकड़ी का कोई भी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, पलंग बना रहे हैं, दीवान बना रहे हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो लोग लगातार ऐसे क्या करते हैं, वो क्या चलाते हैं, एक मशीन चलाते हैं, तो पूरा छीलते जाते हैं, और लास्ट में जो लकड़ी, अंदर वाला जो लकड़ी रहता है उसको रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेड रहता है, उसके अंदर कोई भी प्रकार का केमिकल का डिपोजिशन हो नहीं सकता, उसमें कोई भी प्रकार का जीव जंतु वृद्धि नहीं कर सकता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो 100 बात का एक बात, क्या प्लांट में अलग से श्वसन अंग होता है क्या? नहीं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मली उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो आसानी से वो स्टोमेटा द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? स्टोमेटा द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। तो तुम लोग कभी एक क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाता था, क्या पेड़ पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं कि नहीं? तो क्या ये गलत है कि सही है? सही है, वो ऑक्सीजन भी ग्रहण कर सकते हैं, CO2 भी ग्रहण करते हैं। CO2 अपना भोजन बनाने के लिए ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन श्वसन के लिए। तो कोई भी ये नहीं बोलना कि पेड़ पौधे श्वसन के लिए CO2 ग्रहण करते हैं, वो भोजन बनाने के लिए करता है। वो भी श्वसन के लिए किसका उपयोग करता है? ऑक्सीजन का। किसका उपयोग करता है? ऑक्सीजन का। पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में चला है, आज तक बचपन से यही था दिमाग में कि हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, और पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? CO2। पादप सांस लेने में CO2 का उपयोग करते हैं, गलत। पादप सांस लेने के लिए वो भी किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का ही, लेकिन भोजन बनाने के लिए उपयोग करते हैं किसका? CO2 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट चमका कि नहीं? आगे बढ़े। अब इसके बाद ये 2 कॉन्सेप्ट सीख लिए हम लोग कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि प्लांट जो रहता है ब्रीथ करते हैं कि नहीं, क्या उनमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या? अब कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है, एक मिनट ना। ठीक, कोई भी प्लांट रहे चाहे कोई एनिमल रहे, ठीक है ना, उसमें क्या होगा? आपका कोशिका तो होगा ही होगा, सेल होगा ही, ठीक है ना। सेल के अंदर ध्यान से समझना, ठीक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पास क्या है? कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य है। जैसे क्या हुआ कि कोई मनुष्य है, मान लो, ठीक है ना, कोई मनुष्य है, मनुष्य सांस लिया, ठीक है ना, सांस लिया, ऑक्सीजन उसके शरीर के अंदर क्या किया? प्रवेश किया। उसका फेफड़ा था, ठीक है, फेफड़े में पहुंचा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा? फेफड़े में। फेफड़े में चारों ओर क्या लगा था? एल्वियोलाई के चारों ओर क्या लगा था? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आकर घुला होगा, ठीक है, और ब्लड वेसल्स में ध्यान समझना, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आया और ब्लड में आकर के घुल गया। अब वो ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है, मान लो अलग अलग पार्ट में गया, अलग अलग सेल में जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अलग अलग सेल में जाएगा। अब यहाँ पास ऑक्सीजन आया, कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। यहाँ तक क्लियर है? याद रखना, ऑक्सीजन का उपयोग यहाँ किया जाता है, इधर शुरुआत में नहीं होगा। जब, ध्यान समझना, ये तो सांस को ला लिए ना, यानी ऑक्सीजन को ला लिए, ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर लिए? बॉडी के अंदर ला लिए। असल में क्या होता होगा? मैं कितना चीज़ बोला था? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट 4। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेकर के चलेंगे पूरा चैप्टर में। मान लो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में उदाहरण देते हैं किसका? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। प्लांट रहते हैं, ठीक है, याद करो जब तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपका फोटोसिंथेसिस, तो पेड़ पौधा क्या बनाता था? ग्लूकोज बनाता था। क्या बनाता था? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो रहता है स्टोर होता है तुम्हारा, ध्यान समझना, दिमाग में छापना, ठीक है। पेड़ पौधे जब ग्लूकोज बनाते हैं ना, यानी भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो 2 फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होता है? 2 फॉर्म में। स्टोर होकर के रहना रहेगा उसको, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होकर के रह जाएगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? स्टार्च के फॉर्म में। ध्यान से समझना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ इसको ध्यान देना, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो भोज्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है ना, वो कितने रूप में संचित होता है? 2 रूप में। 2 रूप में होता है, या तो वो स्टोर होगा ना, तो स्टोर होता है यानी कि रुका रहेगा, उसका यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कौन से फॉर्म में रहता है? वो स्टार्च के रूप में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? स्टार्च के रूप में। मान लो उसका ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है उसको,
ठीक है ना। तो कौन से रूप में रहता है, सुक्रोज के रूप में। कौन से फॉर्म में रहेगा, सुक्रोज के रूप में। क्लियर है, स्टार्च के रूप में रहता है, स्टोर होकर के, यूज़ नहीं हो रहा है तब। और जब उसका यूज़ करना रहेगा तो कौन से फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज किससे किसके मिलकर बना रहता है, ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से। किससे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि हम लोग जब एनर्जी हमको प्रोड्यूस करना रहेगा तो हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं, ग्लूकोज का भी और फ्रक्टोज का भी। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं तो क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको समझ आया। आगे बढ़े, चल हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसको लेकर के चल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है पेड़ पौधे के अंदर, ट्रांसपोर्टेड फॉर्म जो कि सुक्रोज होता है। सुक्रोज में भी किसको लेकर चल रहा हूँ मैं, ग्लूकोज को। किसको लेकर के चल रहा हूँ, ग्लूकोज को। ये 6 कार्बन का, ये 6 कार्बन, 6 कार्बन का कितना हो गया, 12 कार्बन का। इसका फॉर्मूला जानते हो ना, C12H22O11 सुक्रोज। और इसका क्या होता है, C6H12O6। इसका भी C6H12O6। क्लियर है। ये एल्डोज होता है, ये कीटोज होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, इसमें कीटोन ग्रुप रहता है। इसी कारण ये क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज, और एक क्या है, फ्रक्टोज। ध्यान से समझो। तो हम लोग ग्लूकोज को भी उपयोग कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और फ्रक्टोज का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारा एनसीईआरटी किसके बारे में बात किया है, ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। शुरुआत करें क्या, असल में होता क्या होगा, ध्यान समझना। जब तुम भोजन ग्रहण किए होगे, ठीक है ना, तो पाचन हुआ होगा। पाचन होने के बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता होगा, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण होता है तो जो तुम्हारा बड़ी आंत रहता है वो इन्वॉल्व होता है, और बड़ी आंत में जो तुम्हारा ग्लूकोज है जो पूरी तरीके से क्या हो गया है, पचित हो गया है। कार्बोहाइड्रेट ही टूटा होगा ना, किसमें, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज अवशोषित होकर के किसमें मिल गया, ब्लड में। किसमें मिल गया, ब्लड में। अब ब्लड में मिल गया तो कहाँ पास जाएगा, सेल में जाएगा। कहाँ जाएगा, सेल में। तो ये तुम्हारा ग्लूकोज आ गया, सेल में कौन पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया। अब ये जो ग्लूकोज है इसको मेरे को तोड़ना है, और इससे मेरे को क्या जनरेट करना है, एटीपी। क्या जनरेट करना है, एटीपी, ऊर्जा। ठीक है ना। तो इसको मैं तोड़ूंगा, ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब इसका CO2 को बाहर निकालेंगे। क्लियर है ना। इसका ध्यान समझना, इसका ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है हम लोगों को, ऑक्सीडेशन करना है। इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान समझना। एक अलग अलग स्टेप, हर एक कोशिका में एक निश्चित क्रम रहता है कि हाँ इसी विधि का उपयोग करेंगे। क्लियर है ना, इसी विधि का उपयोग करेंगे तब हम लोग को एटीपी मिलेगा। क्लियर है ना। चाहे वो ग्लूकोज का उपयोग करूं, चाहे मैं फ्रक्टोज का उपयोग करूं, चाहे मैं वसा का उपयोग करूं, चाहे अमीनो एसिड का उपयोग करूं, उन सब स्टेप से होकर के मेरे को गुजरना पड़ेगा। जैसे कि तुमको इस देश में क्या बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनना है तो एक चुनाव प्रणाली है ना। ठीक है, तो उस चुनाव प्रणाली में तुमको भाग लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा तुम अपने आप को स्वघोषित प्रधानमंत्री कर डालोगे, नहीं होगा ना। क्या होगा, सबसे पहले नॉमिनेशन किया जाएगा, नॉमिनेशन के बाद प्रचार किया जाएगा। ठीक है, प्रचार के बाद क्या होगा, वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद क्या होगा, पूरा गणना होगा मतों का। उसके बाद तुम्हारा जीत या हार तय होगा। उसके बाद तुमको शपथ ग्रहण लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुम बनोगे ना। ऐसा थोड़ी है। अब एक निश्चित प्रणाली है जिसमें हर कोई, हर व्यक्ति क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। लेकिन हाँ, सबके लिए शर्त क्या है, वो भारत का नागरिक हो। तो वैसे ही समझो, सेल के अंदर हमको एनर्जी प्रोड्यूस करना है। एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कितने कंपाउंड हो सकते हैं, 4। कौन कौन सा बोला हूँ, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। क्लियर है ना, ये 4 चीज हो सकते हैं। तो इनको सेल के अंदर एक निश्चित कुछ क्रम होगा, वो उसमें क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है, तभी वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये निश्चित क्या क्या चीज होते हैं जो होता है। तो ध्यान से देखो, कोई भी कंपाउंड रहे, चाहे ग्लूकोज रहे चाहे फ्रक्टोज रहे, वो टूटेगा और क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो रहेगा वो टूट करके बनाता है एसिटल कोएंजाइम बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिटल कोएंजाइम। और ये जो एसिटल कोएंजाइम है एक विशेष चक्र चलेगा। ठीक है, जिसके तहत वो जितना भी इसमें CO2 रहेगा उसको क्या करेगा, त्यागेगा। क्लियर है। अब यहाँ पास से चाहे इस वाले स्टेप से, चाहे इस वाले स्टेप से, या इस स्टेप से, तीनों से जो तुमको ATP मिले, चाहे NAD मिले या FAD मिले, समझ आ रहा है कि नहीं। NAD का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी बताया था, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, FAD का फेरोडॉक्सिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पढ़ लेंगे उसके बारे में बाद में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? चाहे वो ATP के रूप में ऊर्जा मेरे को मिले, ऐसा समझो ATP तुम्हारा रुपया है, ATP क्या है आपका? रुपया, और NAD और FAD क्या है? डॉलर है। क्या है? डॉलर है। तो हमारे देश में किसका वैल्यू चलता है? रुपया का। तो डॉलर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रुपया में, मतलब ATP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुमको याद रखना है, एक NAD से 3 ATP बनता है और एक FAD से 2 ATP बनता है। एक बार अच्छे से बता दूंगा और बाद में। तो ये जो FAD है या NAD है या ATP, इन सब को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ पास? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया इसको पूरा कन्वर्ट करेगा किसमें? ATP में। किसमें? ATP में। और ये जो ऑक्सीजन लाए थे ना, इस ऑक्सीजन का उपयोग होगा यहाँ। क्लियर है? मतलब ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन की क्रिया में सबसे लास्ट स्टेप में होता है, शुरुआत में उसका कोई रोल है ही नहीं, सबसे लास्ट में। अच्छा, वो कौन कौन से चरण होते हैं जिसमें हर चीज को गुजरना पड़ेगा? वो चारों चीजों को। सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस सबसे पहला काम तो यही होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस। दूसरा होगा आपका लिंक रिएक्शन। क्या होगा? लिंक रिएक्शन। तीसरा होगा आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। और चौथा होगा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट रहे, उनको कितने प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा? टोटल 4। सबसे पहला ग्लाइकोलिसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल और चौथा ETS। तब जाकर के वो किसका निर्माण कर पाएगा? ATP का निर्माण कर पाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबको समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, क्लियर ना? सब में सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेम टू सेम होता है। क्लियर है? चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, सब में सेल्यूलर रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट है यही है। वो ग्लाइकोलिसिस करेगा ही करेगा, उसको क्रेब्स साइकिल शो करना पड़ेगा, और लास्ट में क्या पार्टिसिपेट करेगा? ETS में। और ETS में ही कौन भाग लेगा? आपका ऑक्सीजन। कौन भाग लेगा? ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब कैसे कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, अच्छा, श्वसन का प्रकार आता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। यदि भोज्य पदार्थों का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, भोज्य पदार्थों से पूरी तरीके से CO2 को निकाला जा रहा है और उसको सरल कार्बन, ध्यान से समझना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लियर है ना? तो उसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्या? ऑक्सीश्वसन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। क्लियर है ना? ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। और मान लो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनऑक्सीश्वसन। क्या बोलेंगे? अनऑक्सीश्वसन। एनऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन को ही हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन या किण्वन। जैसे दूध से किसका बनना? दही का बनना। क्लियर है? वहाँ पास लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होता है क्या? नहीं, बिना ऑक्सीजन के ही वो क्या कर रहा है? आपका श्वसन प्रणाली को पूरा कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो श्वसन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक ऑक्सीश्वसन और एक अनऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है? मिटा दूं मैं इसको? चल, तो सबसे पहले तो हम लोग किसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे? श्वसन के प्रकार में ऑक्सीश्वसन के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सीश्वसन। हमारा जो पूरा चैप्टर डील करता है, किसको डील करता है? ऑक्सीश्वसन को। और जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अनऑक्सीश्वसन। क्या पढ़ेंगे? अनऑक्सीश्वसन। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सीश्वसन। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन। श्वसन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक वायवी और एक अवायवी। वायवी श्वसन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीश्वसन। या इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। क्लियर है ना? ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? जो भोज्य पदार्थ रहेगा, ठीक है ना, भोज्य पदार्थ का किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है ना? ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ठीक है ना, CO2 और H2O क्या होगा? उत्सर्जित होगा। क्लियर है ना? क्लियर है?
क्या बन जाएगा उल्टा, CO2 और H2O। कैसे फॉर्मूला कैसे हो सकता है, जैसे C6 है, H12 O6 है, 6 O2 का प्रेजेंट है, 6 CO2 प्लस 6 H2O, ऐसा करके बनाते हैं। देखो तो भाई कार्बन कितना है 6, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, हाइड्रोजन देखो 12 और यहाँ पास हाइड्रोजन 6 दूनी 12, पूरा संतुलित है। क्लियर है ना, इस तरीके से फॉर्मूला भी बता दिया। क्लियर है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूट गया 6 CO2 और 6 H2O। क्लियर है, और इसी में इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में किसका निर्माण होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जितना सिंपल हमको लग रहा है उतना सिंपल है क्या, नहीं। इसमें कितना चरण होता है, कितना चीज़ें शामिल होगा, 4 चीज़ें। कितने चीज़ें, 4 चीज़ें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बोला हूँ मैं तुम लोग को, सबसे पहला स्टेप क्या बोला हूँ, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होगा, और ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, पायरुविक एसिड का निर्माण होगा, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। फिर ये पायरुविक एसिड दूसरा लिंक रिएक्शन होता है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है बोला हूँ मैं तुम लोगों को, लिंक रिएक्शन। इसमें क्या होता है बोला हूँ मैं, ठीक है, क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड होता है वो किसमें चेंज होता है, एसिटाइल को एंजाइम में। किसमें चेंज होता है, एसिटाइल को एंजाइम में। यहाँ तक क्लियर है। फिर तीसरा होता है आपका TCA साइकिल। कौन सा साइकिल, TCA साइकिल, या इसी क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। फिर लास्ट में चौथा क्या होता है बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्या होगा बोला हूँ, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसी के द्वारा ETS द्वारा किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण। किसका निर्माण हो जाएगा, ATP का निर्माण। क्लियर है। तो हम लोग प्रॉपर अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन। क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सी श्वसन। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ जानना, ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में होता है। चलो मिटा दो इसको, शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ग्लाइकोलिसिस। हेडिंग डाल लो भाई, मैं भी डाल देता हूँ। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है, ध्यान समझना, 2 वर्ड से मिलकर के बना है, ग्लाइको और एक क्या है आपका, लिसिस। क्या है, लिसिस। ग्लाइको का मीन होता है क्या आपका, शुगर। क्या होता है, शुगर। और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब शर्करा का अपघटन। किसका अपघटन, शर्करा का अपघटन, शुगर को तोड़ना है। क्लियर है ना। ग्लाइकोलिसिस वर्ड लिया गया है किससे, ग्रीक भाषा से। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से। क्लियर है ना। शुगर का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ग्लाइको का मीनिंग क्या होता है, शुगर, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब शुगर का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। अच्छा, ये एक प्रकार का पार्शियल ऑक्सीडेशन है ना। क्या है ये, पार्शियल ऑक्सीडेशन। पूरी तरीके से इसमें ऑक्सीकरण होता है क्या, नहीं। पहले ये चीज़ जानना है, इसमें क्या हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। तीसरा चीज़ इसके बारे में क्या जानना है कि ये प्रोकैरियोटिक में प्लस यूकैरियोटिक दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है। और ग्लाइकोलिसिस के बारे में एकदम ज़्यादा जरूरी चीज़ तुमको क्या जानना है कि ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कोशिका में कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ग्लाइकोलिसिस का खोज किसने किया था, तो 3 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक, 3। पहला वैज्ञानिक है एम्बडेन। दूसरा कौन है, मेयर हाफ। और तीसरा वैज्ञानिक है क्या, पारनास। क्या है, पारनास। EMP, इस कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EMP पाथवे। क्या बोलते हैं, EMP
पाथवे। क्या ग्लाइकोलिसिस कोई साइकिल है क्या? नहीं, दिमाग में छापना, साइकिल इसको बोलते हैं ना ऐसा। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में ये जानना है। ग्लाइको मतलब क्या है? शुगर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, शुगर का क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है। दोनों का किस में होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है। उसके बाद इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। यह एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। 3 वैज्ञानिकों ने इनका खोज किया था, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पारनास। क्लियर है कि नहीं? अब ग्लाइकोलिसिस के बारे में कुछ कुछ डिटेल लिखते हैं। इतना सब तो लिखोगे ही पेपर में, इसके अलावा क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहला चीज ग्लाइकोलिसिस के बारे में, सबसे पहला पॉइंट क्लियर है? ध्यान दो जी, इसमें कुल 10 चरण होते हैं। कुल कितने? 10 चरण होते हैं। ठीक है ना, टोटल 10 स्टेप होता है। टोटल कितने स्टेप? 10 स्टेप होता है। ज़्यादा हो गया। इसमें कुल 10 स्टेप होता है। पहला चीज़ ये बताना है। दूसरा ध्यान से समझना, ठीक है। और यदि 10 स्टेप है तो कितने एंजाइम भाग लेगा? 10 एंजाइम। कितने एंजाइम भाग लेते हैं? 10 एंजाइम भाग लेंगे। टोटल 10 स्टेप है और कितने एंजाइम भाग लेते हैं? 10 एंजाइम। पहले चीज़ तो ये जानना है। दूसरा, इसमें 8 ATP का निर्माण होता है। कितना? 8 ATP का निर्माण होता है। टोटल 10 होता है लेकिन एनर्जी इन्वेस्ट हुआ रहता है। ठीक है ना। 8 ATP कैसे बनता है? 2 NADH प्लस 2 ATP। ठीक है ना। NADH अप्रत्यक्ष रूप से ATP बनाएगा, बाद में कहाँ जा करके? ATS में, और ये प्रत्यक्ष रूप से बना है। तो 2 NADH है, मतलब कितना ATP है? ये 6 ATP प्लस 2 ATP। तो टोटल कितना ATP बनता है? 8 ATP। पहले तो ये जानो कैसे बनता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ग्लाइकोलिसिस एक एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे है, जैसे कि ये रिवर्सिबल चलता है। ये क्लियर है ना? उत्क्रमणीय रूप से चलता है। मतलब जैसे ग्लूकोज को मैं तोड़ करके ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाया, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो ध्यान समझना, फिर फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनाऊंगा। क्लियर है? तो ऐसा हो सकता है, ध्यान दो, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट भी तो बन सकता है। F1,6 फास्फेट से F6 फास्फेट भी तो बन सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस टाइप का इरिवर्सिबल है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब ये कैसा पाथवे है? बोलते हैं इसको एम्फीबॉलिक पाथवे है। मतलब दोनों दिशाओं में ये चल सकता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना है, पहला, तीसरा और 10वां स्टेप। पहला, तीसरा और 10वां स्टेप क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय। यानी कि कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है पहला, तीसरा और 10वां। ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन स्टेप माना जाता है कि इसको तीसरे स्टेप। मेन स्टेप कौन सा है? तीसरा स्टेप। ठीक है। इसमें भाग लेने वाला पहला एंजाइम क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट एंजाइम क्या होगा इसका? हेक्सोकाइनेज। क्या होगा? हेक्सोकाइनेज। और लास्ट एंजाइम जो रहेगा इस प्रोसेस में, वो क्या रहेगा? बोला हूँ मैं, पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब डील करें क्या? ये तो थोड़ा थोड़ा जानकारी, इतना बस थ्योरी में लिखना। ठीक है ना? ज़्यादा और थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी लिखाना चाहे तो पूरा 10 स्टेप का 10 स्टेप लिख कर सकते हो, लेकिन वो कॉलेज में करते हैं। क्लियर है ना? अभी हमने को 11वीं लेवल वगैरह पढ़ना रहता है तो उतना ज़्यादा स्टेप को एकदम डील नहीं करते। क्लियर है? चलो शुरू करें। ठीक, चलो। तो सबसे पहले तो हम लोग को 10 स्टेप में पढ़ना है इसको। क्लियर है? तो ध्यान समझना, सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज है। ध्यान देते जाना जी आप। ठीक है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? आपके ग्लूकोज 6 फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो रहेगा कन्वर्ट होगा किसमें? आपके फ्रक्टोज 6 फास्फेट में।
किसमें कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है आपके किसमें, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। इसी के बाद ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट में। किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट में। असल में फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट दो भागों में टूटता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, और इसी के साथ ही साथ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। क्लियर है, ध्यान समझना। फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट कितने भागों में टूटता है, दो भागों में, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ठीक है, वो बनाता है 1,3 फास्फो ग्लिसरिक एसिड, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, या 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड, बाई बोल सकते हो, 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या बनाता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो रहेगा वो बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, चलो बताओ तो यहाँ पास, 2 फास्फोग्लिसरेट, क्या बनाएगा, 2 फास्फोग्लिसरेट या फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है ना, 2 फास्फोग्लिसरेट। क्लियर है, 2 फास्फोग्लिसरेट जो रहता है, ध्यान से समझना जी, 2 फास्फोग्लिसरेट जो रहेगा वो आपका बनाएगा फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, क्या बनाएगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और लास्ट में आपका बन जाता है क्या, पायरुविक एसिड, क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है। चलो भाई, अब ध्यान दो इधर, ध्यान से समझते जाओ, ठीक। सबसे पहला आपका क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। फिर ये किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में कन्वर्ट होता है, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हुआ, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। एक मिनट ना, इसको एक लाइन में ला देते हैं, ठीक, सब एक लाइन में ला देते हैं। ये क्या है आपका, ग्लूकोज था। क्लियर, चलो ध्यान दो, ठीक। फिर ये है आपका 2 फास्फोग्लिसरेट, ठीक है, 2 फास्फोग्लिसरेट है। यहाँ आ गया, ठीक। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है। फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड से भी नीचे में फिर क्या है आपका, पायरुविक एसिड। सबसे लास्ट में क्या कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, क्लियर है। चलो ध्यान दो इधर, ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से देखते जाना कैसे कैसे बना है, सब चीज़ को एक बार ध्यान से समझो। सबसे पहले ग्लूकोज था,
ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया है आपके, एक मिनट ऐसा रेखा वाले बनाते हैं यार, ठीक है। चलो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर ये फ्रक्टोज 1 6 फास्फेट, फिर ये ऐसे इसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट और ये इसमें कन्वर्ट। यहाँ तक क्लियर है? ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये वाला इसमें कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर है? चलो यहाँ पास ध्यान से समझना, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर हुआ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। टोटल कितने स्टेप में? 10 स्टेप। क्लियर है? 10 स्टेप है। यहाँ तक क्लियर है? पहला, तीसरा और 10वां, पहला, तीसरा और 10वां। पहला ये वाला है, तीसरा ये वाला है, और कौन सा वाला? 10वां। इन सब को बस हम लोग को सिंगल से शो करना है, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रम नहीं। बाकी सब क्या होगा? रिवर्सिबल, क्योंकि एम्फाबॉलिक पाथवे है। तो चलो बनाओ भाई, 10वां को छोड़ना है, पहला और तीसरा को, ठीक है। पहला छोड़ दिए, दूसरा को बना देते हैं, ये बना दिए ऐसे, तीसरा को छोड़े, अब बाकी करो, चौथा होगा, छठवां होगा, 7वां, 8वां, 9वां। क्लियर है? 10वां बस को छोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहला, तीसरा और 10वां। डिटेल भी इधर लिखते जाएं क्या साइड में, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पास क्या लिख देते हैं, पहला है, तीसरा है और 10वां है, ये तीनों क्या है? इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। यहाँ तक क्लियर है? पहला, तीसरा और 10वां। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान दो, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो यहाँ पास एक एंजाइम काम करता है। उस एंजाइम का नाम है आपका हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। मोस्ट टाइम पे एंजाइम, पहला एंजाइम पूछता है, कई बार पूछा है। कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, समावयवी, समावयवी बोलते हैं, जिनके, ध्यान समझना, जिनके फॉर्मूला क्या हो? समान हो, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, C6H12O6, इसका भी C6H12O6। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रक्टोज में। यहाँ पास एक एंजाइम काम करता है, आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम काम करता है? आइसोमरेज। अब ध्यान देना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। जब कभी भी एटीपी जुड़ता है या एटीपी टूटता है तो एक एंजाइम लगता है, काइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? काइनेज। यहाँ पास हेक्सोकाइनेज था, जैसे यहाँ पास फास्फेट जुड़ा, काइनेज जुड़ा है, तो यहाँ पास भी फ्रक्टोज 6 में फिर एक और जुड़ा होगा, तभी तो 1,6 हुआ है। क्लियर है कि नहीं? फ्रक्टोज का जब स्ट्रक्चर बनाया होगा तो फ्रक्टोज के पहले 6वें पोजीशन पर क्या रहा होगा? फास्फेट। फिर उसके बाद 1 किया है, मतलब पहले पोजीशन पर भी क्या जुड़ा होगा? फास्फेट। तो यहाँ पास भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? काइनेज। कौन सा एंजाइम काम किया रहता है? काइनेज। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पास का एंजाइम याद रखना है, एल्डोलेज। एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पास? एल्डोलेज। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास भी कौन सा एंजाइम काम करेगा? वही एल्डोलेज ही लिख ले। आईएमपी केवल और केवल कौन सा एंजाइम है? हेक्सोकाइनेज। क्या है? हेक्सोकाइनेज। ये याद रखना है तुम लोग को। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ग्लिसरेडिहाइड 3 फास्फेट है, ये 1,3 किसमें कन्वर्ट हुआ है? 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। क्लियर है ना? 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। यहाँ पास का एंजाइम याद नहीं रखना है, लास्ट वाला एंजाइम सीधा याद रखो, पाइरूवेट। ध्यान देना, लास्ट वाला एंजाइम है क्या? पाइरूवेट काइनेज। क्या याद रखना है? पाइरूवेट काइनेज। क्या याद रखना है? पाइरूवेट काइनेज। क्लियर है नहीं? क्या याद रखना है हम लोग को? पाइरूवेट काइनेज। इसके पहले एक और एंजाइम लगा होगा, इसको बोलते हैं इनोलेज। क्या बोलते हैं? इनोलेज। क्लियर है? पाइरूवेट काइनेज, उसके पहले क्या लगा है? इनोलेज। उसके जस्ट पहले 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड है, ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 किस में कन्वर्ट हुआ है? 2 में। 3 से जब 2 आया है तो ये एक दूसरे के ये भी क्या होंगे? आइसोमर ही होंगे। ये भी PGA है, ये भी PGA है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये भी फास्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन यहाँ पास तीसरे में फास्फेट लगा है, यहाँ पास दूसरे में लगा है, तो ये भी आपस में क्या है? आइसोमर है, तो आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम आ गया? आइसोमरेज।
याद नहीं रखना है, सबसे ज़्यादा एमपी ये दोनों हैं, ऊपर वाला और लास्ट वाला, हेक्सोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज, ये दिमाग में छापना। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास क्या लगा होगा, 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है तो फास्फोग्लिसरिक एसिड लगा है एंजाइम के रूप में, फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं इतना? ठीक है, तो टोटल कितना एंजाइम लगता है? 10 एंजाइम, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 और ये 5 6 7 8 9, एक एंजाइम यहाँ पास का छोड़ दिया हूँ मैं, ठीक है, तुमको याद भी नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या? आगे बढ़ जाएं, ठीक है, केवल और केवल पहला याद होना चाहिए और लास्ट वाला याद होना चाहिए, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ मैं। अच्छा, अब हमको यहाँ पास क्या करना है, ग्लाइकोलिसिस किया ही क्यों जा रहा है? एटीपी के उत्पादन के लिए, क्लियर है? अब मैं बोला हूँ एटीपी क्या है, एक प्रकार का, ध्यान समझना, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा, क्लियर है कि नहीं? जैसे पैसा होता है ना, हमारे जीवन के लिए क्या है जरूरी? पैसा। वैसे कोशिका को ज़्यादा जरूरत किसका है? एनर्जी का। और एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर है बोल रहा हूँ मैं? एटीपी। यदि मेरे को एटीपी बनाना है तो थोड़ा सा एटीपी यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर है? एटीपी जैसे पैसा कमाना है, थोड़ा सा पैसा डालना पड़ता है, लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, वैसे ही समझो कि एटीपी हमको क्या करना है? फॉर्मेशन करना है। तो एटीपी फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एटीपी थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पास एटीपी यूज़ करेंगे? पहले में ध्यान देना ना, पहला स्टेप और तीसरा स्टेप, ठीक है ना, पहला और तीसरा स्टेप, ठीक है, फर्स्ट और तीसरा। यहाँ पास क्या करेंगे? एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा। तो पहला स्टेप और तीसरा स्टेप, ये पहला स्टेप और ये कौन सा है आपका? तीसरा। पहला और तीसरा को दिखाते हैं भाई, ठीक है। पहला स्टेप में क्या करेंगे? एटीपी लगाएंगे और एटीपी टूटेगा और क्या बनाएगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये सिंबल ऐसे बनाया हो, क्लियर ना? एटीपी टूटा और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्लियर है? एटीपी यूज हुआ है तभी तो टूट रहा है, क्लियर है? बनाते तो एटीपी बनता, उसके तरफ तीर का निशान रहता ना, ये टूट रहा है। और कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप। एटीपी किसमें टूटेगा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। अरे डाई फास्फेट एक और जुड़ेगा तो टी हो जाएगा ना, ट्राई बन जाएगा, क्लियर है? पहला और तीसरा, यहाँ पास क्या हुआ है? एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा, छठवां जो स्टेप रहेगा, अब यहाँ पास से प्रोडक्शन शुरू होगा किसका? एटीपी का। किसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? एटीपी का, क्लियर है ना? ध्यान से समझने का कोशिश करना। छठवां में, ठीक है ना, कौन सा तीसरा नंबर का पॉइंट? एनएडी, कौन से स्टेप में? छठवां स्टेप में। पहला और तीसरा स्टेप में क्या बना था? एनर्जी इन्वेस्ट हुआ था। कितना एटीपी इन्वेस्ट हुआ है? 2 एटीपी। कितना एटीपी इन्वेस्ट हुआ है? 2 एटीपी। यहाँ पास कितना एनएडी बनता है? ध्यान दो, 3 एनएडी बनता है। कितना? 3 एनएडी बोलता हूँ, सॉरी जी, 2 एनएडी बनता है। कितना? 2 एनएडी। कितना बनेगा? 2 एनएडी। ध्यान से समझो, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट है ना, ये 6 कार्बन का है। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन। ये टूटता है, एक तो ध्यान से समझो, ये जब टूटा है ना, ध्यान दो, टूट करके 2 चीज़ बनाया है, क्लियर है? एक तो बनाया है क्या? ग्लिसरेडिहाइड 3 फास्फेट, और एक बनाया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। 2 चीज़ बनाया है। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 6 कार्बन का था, 3 कार्बन में तोड़ा। तो जब यहाँ से आगे बढ़ा ग्लिसरेडिहाइड 3 फास्फेट, ग्लिसरेडिहाइड 3 फास्फेट से जब 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा तो यहाँ पास कितना एनएडी बनेगा? कितना एनएडी बनेगा? 1। कितना बनेगा? 1। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है? कितना एनएडी बनेगा? एनएडी कितना बनेगा? केवल और केवल 1। ध्यान से समझना, ठीक है? कितना NADH बनेगा? 1। ध्यान देना ना, NAD है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है? NADH। क्या बना देता है? NADH। यहाँ तक क्लियर है? एक NAD बना, चूँकि ये इस प्रोसेस के लिए है, ये कन्वर्ट होता है फिर इसमें। एक बार में ऐसा चला, इसका 3 कार्बन का यूज हो गया, पायरुविक एसिड बन गया। कितना ठोक? 8 ठोक। फिर ये वाला कन्वर्ट इसमें हो सकता है, तो फिर वही प्रोसेस चलेगा सेम टू सेम। तो कितना NAD बनेगा? 2। कितना बनेगा? 2। समझ आया? यानी इधर नीचे का जितना भी स्टेप है, स्टेप नंबर कहाँ से? 6 से। गुणा कितना करना है तुमको? सब में 2 का। हर एक मॉलिक्यूल, ये पहले वाले के लिए 1-1 ठोक बनेगा, इसके लिए फिर कितना बनेगा? 1-1 बनेगा। तो गुणा कितना का कर दिया हूँ मैं? 2, हर एक प्रोसेस के लिए। यहाँ तक क्लियर है?
आया सबको समझ में? किसी कोई दिक्कत है क्या? पक्का ना, सबको समझ आ गया? अरे यहाँ से देखो, ये वाला दो भाग में टूटा है, 3 कार्बन और ये 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन का इतना कंपाउंड बना दिया, फिर ये वाला कन्वर्ट होकर के फिर इसमें आएगा, फिर वैसी कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? तो हर एक चीज कितना कितना बार बनेगा? 2। तो सब में मैं क्या लिख सकता हूँ? गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब एक ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड मिलता है मेरे को? 2। तो एक चीज लिख सकते हैं हम लोग कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पास देखो ना, 2 NAD से 2 NADH यहाँ बना है हमको। अब यहाँ पास ध्यान से समझना ना, कौन सा स्टेप आपका? 7वां स्टेप ये वाला, और लास्ट कौन सा स्टेप आपका? 10वां स्टेप। 7वां और 10वां, 7वां और 10वां स्टेप, 6वां के जस्ट बाद 7वां। यहाँ पास ध्यान देना ना, यहाँ पास ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ेगा और क्या बनाता है? ATP। क्या बनाता है? ATP। गुणित 2 होगा क्या ये भी? जब एक बार में एक ATP बन रहा है तो ये फिर से इसके लिए भी चलेगा, इसके लिए एक ATP, तो कितना बनेगा ATP? 2। कितना? 2। तो ये सब गुणक हो जाएगा किसका? 2 का। वह वैसे ही कौन सी स्टेप? 10वां स्टेप, 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट, कितना ATP बना देगा? 2 ATP। कितना? 2 ATP। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? नहीं आ रहा है क्या समझ? तो उड़ गया सबका। अरे देखो ना, सब में एक एक ठोक बनता है, एक NAD, एक ATP, एक ATP। ये एक बार के लिए बना, ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें? इसमें फिर से, तो एक बार इसके लिए भी बनेगा ना, तो हर चीज कितना का गुना हो जाएगा? 2 का। तो यहाँ पर अब ध्यान से समझना, टोटल ATP कितना बना। अब इसका हम लोग बैलेंस चार्ट बनाते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया पूरा? चल देखो, तो इन्वेस्ट कितना कर रहे हो? इन्वेस्ट कितना का किए हो? 2 ATP का। कितना ATP का? 2 ATP का। क्लियर है? और प्रोडक्शन कितने का हो रहा है? अब टोटल देखो, यहाँ पास 2 NAD है, 2 NAD, और ATP कितना बना है? नीचे में 2 और 2 4 ATP। क्लियर है? ये NAD जो है डायरेक्ट ATP बनाता है क्या? नहीं, ये कहाँ जाएगा? ETS में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहां जाकर के कितने ATP का निर्माण करेगा? 6 ATP का। किसका निर्माण करेगा? 6 ATP का। ध्यान से समझना, एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ATP का निर्माण ना 3 प्रोसेस से होता है। कितने प्रोसेस से? 3 प्रोसेस से। पीटर मिशेल नामक एक वैज्ञानिक आया था, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था, रसोपरासरणी परिकल्पना। ठीक है? वो क्या बताता था, ध्यान समझना, कि ATP का निर्माण 3 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है PP, फोटोफास्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरीकरण। दूसरा होता है OP, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इसको बोलते हैं प्रकाश फास्फोरीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा? आपका ATP का निर्माण होगा। ये बोलता है OP, ऑक्सीडेटिव फास्फोरीकरण, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण होगा? ATP का। ठीक है ना? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बोलते हैं इसको। और तीसरा होता है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्रियाधार स्तर फास्फोरीकरण। फास्फोरीकरण मतलब ATP का निर्माण होना। ATP का निर्माण कितने तरीके से होता है बोल रहा हूं मैं? 3 तरीके से। एक होता है PP, एक होता है OP, और एक होता है SLP। क्लियर है? कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। PP वाला हम लोग पढ़े थे किसमें? प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में। ATP का निर्माण उसमें भी होता था, याद करो, चक्रीय अभिक्रिया और अचक्रीय, दोनों में ATP का निर्माण होता था। और उसी का ATP का यूज कौन से क्रिया में होता था? डार्क रिएक्शन में। किसमें यूज होता था? याद आ रहा है? क्लियर है? तो वो तो हो गया। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मैं बोला हूँ ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होगा? श्वसन चैप्टर में सबसे लास्ट में। कहाँ होता था? सबसे लास्ट में। और कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ उपयोग होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये NAD जाएगा, तो यहाँ पास OP से ATP बनेगा। किससे बनेगा? OP से।
ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और यहाँ पास देखो ये कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी ये कंपाउंड है, डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हुआ, तो इसका जो एनर्जी रहा होगा उसको ग्रहण कौन किया होगा, ये जब फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड टूटा होगा कि किसमें, ध्यान देना, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा था, पायरुविक एसिड में, तो इसका जो एनर्जी चेंज हुआ होगा उस एनर्जी को कौन ग्रहण किया होगा, ये क्लियर है, एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट, और दोनों को जोड़ने में यूज हो गया होगा वो एनर्जी और बना दिया क्या, एटीपी। तो ये जो है सबस्ट्रेट के लेवल पर हो रहा है, एक होता है क्रियाधार और एक होता है क्या, उत्पाद। क्लियर है कि नहीं, कोई भी रिएक्शन होता है तो एक होता है क्या, अभिकारक, और एक क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट है जब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ये एक रिएक्शन ऐसे लिख सकते हो क्या, ग्लूकोज है वो क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, पहला रिएक्शन, यहाँ पास एंजाइम लिख दे, सोचो। फिर दूसरा क्या लिखोगे, ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, जिन टीचर को लोगों को लगता है ना ज़्यादा लिखो बोलेंगे तो इतना बनाना, फिर ये पहला रिएक्शन करके लिखना, फिर दूसरा रिएक्शन करके लिखना, तीसरा, 10 ठोक रिएक्शन ऐसे कर दोगे वो थर्रा जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है बच्चा बोलेगा, लेकिन नहीं पढ़ाना है, नहीं दिखाना है ज़्यादा ज्ञान, ठीक है, नॉर्मली जान लो। यहाँ तक क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये है क्या, पहले तो ध्यान देना, ये जब क्रियाधार है तब ये उत्पाद बना, फिर जब ये क्रियाधार बना तो ये उत्पाद बना। समझ आ रहा है कि नहीं, एक प्रकार का चैन रिएक्शन ही तो है ये, समझ आ रहा है ना। तो सेम टू सेम जानो, इसका एनर्जी ज़्यादा रहा होगा और इसका एनर्जी कम रहा होगा, तो जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी हुआ है मतलब इसका एनर्जी कुछ लॉस हुआ होगा, उस एनर्जी कौन पकड़ा होगा, एडीपी, और किसका निर्माण कर दिया, एटीपी। तो इसको बोलते हैं एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरीकरण। क्लियर है कि नहीं, फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्लियर है। और कहाँ पास एसएलपी हुआ है, चलो बताओ, अब यहाँ पास भी हुआ है एसएलपी, क्लियर है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्रियाधार स्तर फास्फोरीकरण। जहाँ पास 2 एटीपी, यहाँ पास भी 2 एटीपी, टोटल कितना है ओटीपी, 4। क्या यहाँ पास डायरेक्ट एटीपी बन रहा है क्या, नहीं, इसको भेजना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसमें किसमें कन्वर्ट करेगा, एटीपी में। मतलब वही है, डॉलर कमा करके आया अमेरिका से, लेकिन उसका कोई वैल्यू है क्या, नहीं, वो बैंक जाएगा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, फिर वहाँ जा करके देगा डॉलर को, तो वो कन्वर्ट करेगा किसमें, उसमें रुपया में। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है क्या, ओपी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो ये वाला जो है कौन सा वाला, एनएडी वाला, इसको क्या बोलूँगा मैं, ओपी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्या बोलूँगा मैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 6 और 4 टोटल कितना एटीपी बनता है, एक हिसाब में 10 एटीपी। कितना एटीपी बनता है, 10। लेकिन मैं मान लो कहानी बोला था ना कि मैं दुकान का सामान कितना रुपया में लाया, 400 रुपया में, और बेच दिए कितना, 800, मेरे कितना का लाभ हुआ, क्या 800 हुआ है क्या, नहीं, 800 माइनस कितना लगाया कर लिया था, 400, तो 800 माइनस 400 कितना का लाभ हुआ, 400। तो ऐसे ही सोचो ना, 10 एटीपी बना है, लेकिन हम लोग यूज़ कितने का किए थे, 2 का, तो मैं क्या करूँगा, 10 माइनस 2, तो कितना एटीपी का लाभ होता है, 8 एटीपी। तो याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस से हमको कितने एटीपी का लाभ होता है, 8 एटीपी का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो यही सब डिटेल आप लोगों को लिखना है पेपर में, ठीक है, कंप्लीट है। तो इस तरीके से आपका ये जो ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक है वो पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट। अब ये जो पायरुविक एसिड बना है, इस पायरुविक एसिड, ठीक है ना, इसमें अभी भी कार्बन उपस्थित है। कितना पायरुविक एसिड बना है, 2 ठोक। एक पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होता है आपका, 3। तो कार्बन अभी निकला है क्या, नहीं। हम लोग जब समीकरण बनाए थे, ठीक है ना, समीकरण बनाए थे, कहाँ है, नहीं है क्या इसमें, ठीक है, मिटा दिया, ठीक है। तो जब बनाया था तो मैं कैसे बताया था, C6 था, H12 O6 था, वो 6 CO2 + 6 H2O, इसमें टूटेगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन। तो क्या अभी कार्बन निकला है क्या, नहीं। एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का भी यूज हुआ है क्या, नहीं। मतलब पिक्चर अभी बाकी है, क्लियर है। तो आगे का पिक्चर देखना है, पायरुविक एसिड अब आगे जाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करेगा, फिर उसमें से एक एक करके सब कार्बन को हम लोग क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास रहेगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिंक रिएक्शन क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।